गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर क्लासेस 9, 10th, 11th, 12th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स डाले जाते हैं। वो जैसे आपको डाले जा रहे हैं वैसे ही डाले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और मैथ्स लिए हुए हैं, उनके लिए भी इस चैनल पर मैथ्स के लेक्चर्स डाले जाएंगे और वो लेक्चर्स मैं दूंगा आपको। जो सर आपको 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स वैसे ही आते रहेंगे, और साथ ही साथ बीएससी मैथ्स के जो बच्चे हैं या जो ग्रेजुएशन में मैथ्स लिए हुए हैं और आगे मैथ्स से करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर्स काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। मेरा नाम हुसैन यासिर है और मैं आपको बीएससी 3rd सेमेस्टर से की मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। और आज मेरा पहला लेक्चर है। मैं आपको बीएससी 3rd सेमेस्टर की मैथ्स में पेपर 1 में मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। हालांकि बीएससी में 2 पेपर हैं, मॉडर्न अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स, लेकिन पहले हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा को हम कह सकते हैं कि ये प्योर मैथ्स जो होती है, जो हमको प्योर मैथ्स लगती है, जैसे सेट थ्योरी हो गई, रिलेशन फंक्शन हो गए, जो हम लोग 9th, 6th, 7th, 8th में हम लोग ने सेट थ्योरी पढ़ी है, और 9, 10th, 11th, 12th में हम लोग ने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है। ये सब मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर आता है। मॉडर्न अलजेब्रा बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले हमें मॉडर्न अलजेब्रा की शुरुआत करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न अलजेब्रा कहते किसे हैं। मॉडर्न अलजेब्रा को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं, और ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सेट दिया हुआ है ना, कोई सेट दिया हुआ है, अब उसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके साथ जो डीलिंग होगी वो मॉडर्न अलजेब्रा के अंडर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें, अगर रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में जो है हम लोग जब सेट बनाते हैं तो उसकी मैपिंग करते हैं, रिलेशन करते हैं, मैपिंग करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो जितनी मैपिंग्स होती हैं 1, 1 ऑन 2, तो ये सब जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डील करता है मॉडर्न अलजेब्रा। तो हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में शुरुआत करेंगे। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा, आप लोग इससे पहले ये सब पढ़ चुके हैं, आज का बिल्कुल बेसिक लेक्चर चलेगा ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी आप लोग ने पहले भी बहुत बार पढ़ी होगी और आज भी हम आपको बेसिक ही लेक्चर देंगे। आज का बेसिक लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम आपको रिलेशन जो प्योर बीएससी का है वो स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग सेट्स की शुरुआत करते हैं। 2 साइंटिस्ट, 2 जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर एंड रिचर्ड डेटकिंड। डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सेट एज एन आउटग्रोथ ऑफ हिज स्टडीज ऑन इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? इसके बहुत खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर और रिचर्ड डेटकिन, जिन्होंने सेट की थ्योरी को डेवलप किया था जब वो इन्फिनिटी पे स्टडी कर रहे थे। इन्फिनिटी जो सिंबल हम लोग, इन्फिनिटी ये होता है, जब इस पर वो लोग स्टडी कर रहे थे तब उन लोगों ने सेट थ्योरी को डेवलप किया। बेसिकली ज़्यादातर नाम इन्हीं का आता है, हर बुक में आपको जॉर्ज कैंटोर मिलेंगे, इनका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप विकीपीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको इनका भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो जब ये लोग इन्फिनिटी की स्टडी कर रहे थे तब इन लोग ने सेट थ्योरी को डेवलप किया। तब इन लोग को मालूम चला कि सेट थ्योरी क्या होती है। इन्फिनिटी की स्टडी करते ही करते इन लोग ने सेट थ्योरी की इजाद कर दी थी, सेट थ्योरी को डेवलप कर दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। तो अब हम देखें, अगर जैसे कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स सच एज सेट्स, कलेक्शन, बंच, फ्लॉक, ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे सेम आइडिया को कन्वे करते हैं, सेम आइडिया को कन्वे करते हैं। इसका ये मतलब है कि सेट्स, कलेक्शन, बंच, फ्लॉक, इन सब का मतलब एक ही होता है, और वो एक मतलब क्या होता है? वो एक मतलब होता है कलेक्शन। ठीक, तो यहाँ से सेट की जो डेफिनेशन निकल के आती है, वो सेट की डेफिनेशन आप लोग ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन जो सेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये होती है, एवरी वेल डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए, एवरी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन सेट्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ भी होता है, जो क्या कहते हैं XY होते हैं, कुछ भी होता है, वो सारे
जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं उस सेट्स का, या मेंबर्स कहते हैं उन सेट्स का। ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट, सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उस सेट का एलिमेंट कहलाएगा या मेंबर कहलाएगा। ठीक है, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल ए जो कि किसी सेट कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, अगर कोई सेट है स्मॉल ए, अगर कोई एलिमेंट है स्मॉल ए या ऑब्जेक्ट है स्मॉल ए और अगर वो किसी सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो उसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, small a belongs to set capital A, means A is an element of set A is an element of set A, ये लिखा जाएगा। ये belongs to का निशान होता है, और अगर ये नहीं है ऐसा तो ऐसे इस पर क्रॉस लग जाता है, means A is not element of set A। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सेट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा एवरी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, एवरी वेल डिफाइंड। तो अब एवरी वेल डिफाइंड, जैसे हम लिख दें, कोई एग्जाम्पल लिख दें, प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या होंगे, 2 3 5 7, इतने ही तो होंगे। तो हमने क्या कहा, हमने एक वेल डिफाइंड सिचुएशन कही, हमने कहा भाई प्राइम नंबर्स लेस देन 10, हमने ये तो नहीं कहा कि प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो पता नहीं कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, हम गिन ही नहीं सकते, लास्ट प्राइम नंबर हम बता ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम कहें, एक हमने सिचुएशन वेल डिफाइंड सिचुएशन कह दी, वेल डिफाइंड सिचुएशन मतलब प्राइम नंबर्स लेस देन 10, मतलब 10 के अंदर जो प्राइम नंबर होंगे, तो 10 के अंदर जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1 नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी मत करिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, 1 नहीं होगा, 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स होंगे, हमने एक वेल डिफाइंड कह दिया। इसी तरीके से अगर हम कहें वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वावल्स हैं, एक वेल डिफाइंड सिचुएशन डिफाइन क्या है यहाँ पे, वावल्स डिफाइन कर रहा है कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावल हैं उनका सेट, तो AEIOU। अब अगर कह देते कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सारे ही लिख डालते, तब तो फिर सेट नहीं बनता। लेकिन हम कह रहे हैं वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब AEIOU, तो हमने डिफाइन सिचुएशन कह दी। अब थोड़ा सा मैथ्स में आ जाए अगर, तो जैसे ये लिखा हुआ है x² - 5x + 6 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। हालांकि अगर ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी होती, ax² + bx + c की फॉर्म में, तब हम x की वैल्यूज़ तब सेट ना बनता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, a कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डिफाइंड इक्वेशन एक दी हुई है x² - 5x + 6, और क्वाड्रेटिक है तो 2 ही वैल्यूज़ होंगी, लेकिन 2 कौन सी होंगी, 2 होंगी 2, 3, तो ये डिफाइन सिचुएशन है। 2, 3 बता रहा है कि ये डिफाइन है ना, इसके बाद कोई वैल्यूज़ नहीं होगी, तो ये सेट बना रहा है। तो ये कुछ सेट्स के एग्जाम्पल थे, है ना। सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा में, अगर आपको सेट्स नहीं आता तो आप मॉडर्न अलजेब्रा समझने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके बाद में आते हैं हम लोग फाइनाइट सेट्स पे। नाम से ही पता लग रहा होगा फाइनाइट सेट्स। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लेंगे, डेफिनेशंस ठीक होती हैं, आप थ्योरी आपको पता होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, सम सेट्स are finite there is one counting number some sets are finite, there is some counting number that indicates the number of element, that indicates the
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखी? अगर किसी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट दिया हुआ है ये 1 2 3 4 5, ठीक, अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हुआ? ये फाइनाइट सेट हुआ। मतलब किसी भी सेट के अंदर अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकें तो वो सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। और अगर किसी सेट में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना काउंट कर पाएँ, किसी सेट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना काउंट कर पाएँ, मतलब अगर हम स्टार्ट तो कर रहे हैं काउंट करना लेकिन किसी एंड पॉइंट तक नहीं जा पा रहे हैं, मतलब काउंट करना स्टार्ट किया और एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहे, काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। दो टाइप के सेट होंगे, फाइनाइट सेट होगा जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं वो कहलाएगा फाइनाइट सेट, और जिसमें एलिमेंट्स को नहीं काउंट कर सकते वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। तो ये बात हो गई। इसके बाद आता है नल सेट। सारा बेसिक लेक्चर चल रहा है आज का, ये सब आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। नल सेट। अब नल सेट क्या होगा? देखिए, अगर कोई सेट एम्प्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए किसी कोई सेट है, पहले डेफिनेशन लिख दें इसकी, एक मिनट, इसकी डेफिनेशन लिख दें। इसकी डेफिनेशन देखिए, द एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। द एम्प्टी सेट is also called null set. The empty set is also called null set and is denoted by phi। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी फाई को, ये जो नल सेट लिखा जाता है, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। हमेशा ऐसे लिखा जाता है, कभी भी ब्रैकेट के अंदर इसको ना लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नल सेट क्या होता है। नल सेट पहचानने में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी दिक्कत आती है नल सेट पहचानने में। देखिए नल सेट क्या होता है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, x सच दैट x, नहीं ऐसे नहीं लिखिए, ये अभी जब बताएंगे तब लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल दूसरा बता रहे हैं, होल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, अगर हमको एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, तो सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10 नहीं, लेस देन 0, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0, होल नंबर्स पहली बात क्या होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना, होल नंबर्स वही हो रहे हैं। होल नंबर्स पहली बात तो 0 से स्टार्ट होते हैं। हम क्या कह रहे हैं? होल नंबर्स लेस देन 10, तो सेट में एलिमेंट क्या होंगे? कुछ नहीं होगा, सेट में एलिमेंट कुछ भी नहीं होंगे, 0 से छोटा कोई होल नंबर होता ही नहीं है, तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कि नल सेट कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं तो उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे या फिर उसको हम नल सेट कहेंगे। और हमेशा नल ऐसे लिखा जाता है, कभी भी करली ब्रैकेट में नल मत लिखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर नल नहीं लिखा जाता। अब इसके बाद आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी आप लोग को पढ़ चुके हैं पहले, कोई ऐसी खास इसमें नहीं है ना। आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इसको सही से पढ़िए जरा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है।
सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते तो तीन तरीके से हैं, लेकिन वैसे ही अभी जो आप लोग अब पढ़ेंगे वो एक पुराना तरीका हो गया, डिस्क्रिप्टिव मेथड। लेकिन दो तरीके बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब बता रहे हैं इसमें करते क्या है। In this method we list all the members of the set, we list all the members of the set and separate them by commas and separate them by commas and put them in curly brackets, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जो भी सेट के मेंबर्स होते हैं, सेट के जो भी लैंग्वेज कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए सेट कह रहा है वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक, कह रहा है सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक। अगर कोई सेट ये कह रहा है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमने क्या कहा, डेफिनेशन क्या बताई, हमने कहा इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट एंड सेपरेट देम बाय कॉमास एंड पुट देम इन करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो सबसे पहले लिस्ट बनाएं, करली ब्रैकेट लगाएं। लिस्ट क्या होगी, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, ठीक, और कॉमा लगा दें। हो गई बात, नहीं हो गई पूरी डेफिनेशन की तरीके से। देखिए, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, सारे मेंबर्स की लिस्ट बनाई, सेपरेट देम बाय कॉमास एंड पुट देम इन करली ब्रैकेट्स, हो गया। रोस्टर फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये कह रहा है रोस्टर फॉर्म का ये मतलब होता है। एक एग्जाम्पल और देख लिए, अगर आपको ना समझ में आया हो। ये कह रहे हैं जैसे कि द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो क्या कह रहा है, द सेट ऑफ even natural numbers less than 10, ठीक। क्या करना है, क्या कह रहा है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो सबसे पहले हम लोग जो सेट दिया हुआ है उसके मेंबर्स को लिखेंगे। पहली क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेकिन नेचुरल होने चाहिए, मतलब 1 से स्टार्ट होने चाहिए। तो अब 1 से स्टार्ट होंगे और इवन भी होने चाहिए। तो कौन से सेट होंगे, 2 4 6 8, बस इतने ही होंगे, है कि नहीं। लेस देन 10 कह रहा है ना, अगर इक्वल टू लगाता तो 10 को भी ले लेते, लेकिन लेस देन 10 कह रहा है तो 2 4 6 8। क्या बात पूरी हुई नहीं हुई। लिस्ट ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स की लिस्ट बनाइए, उनको कॉमा से सेपरेट कर दिए और उनको करली ब्रैकेट में लिख दिए। तो क्या फॉर्म कहलाएगी, वो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आती है एक हमारी, जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादातर जगह सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज़ होती है, रोस्टर भी यूज़ होती है, लेकिन आगे हायर क्लासेस में इतनी नहीं यूज़ की जाएगी, ज़्यादातर सेट बिल्डर ही लिखी जाती है। अच्छा पहले लेकिन एक चीज़ और है, हाँ, रोस्टर फॉर्म के कुछ रिमार्क्स भी हैं। आप रोस्टर फॉर्म के रिमार्क्स लिख लिए पहले, क्या होते हैं।
ठीक है, रोस्टर फॉर्म के रिमार्क्स होते हैं, कुछ लिख लिए। सेट के अंदर क्या कह रहा है, पहला रिमार्क है हमारा, द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज्ड, द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज्ड, मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर लिखा हुआ है 2 3 4 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये रोस्टर फॉर्म में, लेकिन रोस्टर फॉर्म में। दूसरा रिमार्क है, हाँ, ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट, ईच एलिमेंट of a set is listed once, is listed once, repetitions are removed, repetitions are removed, repetitions removed किए जाते हैं। क्या मतलब है मैं बता रहा हूं अभी आपको। ठीक, इसका क्या मतलब है, देखिए हमने क्या कहा, ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज लिस्टेड वंस, हर एलिमेंट को सेट के रोस्टर फॉर्म में एक ही बार रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो दोबारा रिपीट हो रहा है एलिमेंट तो उसको सेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, SCHOOL, ये है स्कूल की है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड स्कूल। ठीक, पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, सीधे सीधे ये दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखना है CHOOL, ये हो गया। ठीक है, ये हमने लिखा, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि रिमार्क हमारा क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज लिस्टेड वंस, रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड। रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड मतलब SCHOOL। अब ये ओ यहाँ पे 2 बार आ गया, तो 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना, ये गलत है, सही तरीका ये होगा SCHOL। हम सेट में ऐसे ही लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं SCHOL। कोई भी एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट अगर रिपीट कर रहा है तो उसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसको रिपीट नहीं करके लिखेंगे। ठीक है, उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है आपके सामने 1 2 2 3 4 ये दिया हुआ है, अब इसको कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये सही नहीं दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब जो 2 2 बार है उसको एक ही बार करके लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें रिपीटिशंस रिमूव कर दिए जाते हैं, हर एलिमेंट मेंबर एक ही बार लिखा जाता है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म इतनी थी। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म ही ज़्यादातर हर जगह यूज़ की जाती है। जब हम आपको थ्योरम्स पढ़ाएंगे ग्रुप थ्योरी में आगे बढ़ा के मॉडर्न अलजेब्रा में, तो वहाँ सेट बिल्डर फॉर्म का ही यूज़ करना है, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म आनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। इन दिस मेथड, इसको लिख लिए, इन दिस मेथड we write a variable, we write a variable say x, we write a variable say x representing
the members representing the members of the set followed by a property ठीक है, फॉलोड बाय अ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय, ये भी ध्यान है, सेटिस्फाइड बाय ईच member of the set and enclose it in curly bracket। और जो होगा सेट, जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में निकालेंगे उसको कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे, ये बात तो पता ही होगी। एंड इंक्लोज इट इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो ये देखिए, हमने क्या कहा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये कहा कि इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल से x, एक वेरिएबल x लेते हैं जो कि पूरे ग्रुप, क्या कहते हैं, हमारे सेट के हर एलिमेंट को, हर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, ठीक है। और वो x जो होगा वो किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, वो प्रॉपर्टी उस सेट को फॉलो करेगी, वो प्रॉपर्टी उस सेट को सेटिस्फाई करेगी, हर एलिमेंट को वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो सेट के हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल से x, एक x वेरिएबल लेते हैं जो कि ग्रुप के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो मेंबर होता है, ये जो x होता है, ये जो क्या कहते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स को या मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और वो प्रॉपर्टी पूरे सेट को सेटिस्फाई करती है। तो जो सेट आता है हमारे पास वो कहलाता है सेट की फॉर्म जो होती है वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल कह रहा है द सेट, अगर लिखा हुआ है द सेट ए of whole numbers less than 10, of whole numbers less than 10, whole numbers less than 10, ठीक, ये कह रहा है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया कि भाई द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10 और आगे लिखा हुआ है अरेंज द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, कह दिया कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। कैसे लिखिएगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, ये सेट ए दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग ए इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। करली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या कह रहा है, इन हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, इन अ वेरिएबल से एक्स, एक्स एक ऐसा एलिमेंट लेंगे, एक्स एक ऐसा क्या वेरिएबल लेंगे जो कि ग्रुप के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स सच दैट एक्स, ठीक, एक्स सच दैट एक्स, ऐसे ही लिखा जाता है, ये सेट को लिखने का एक फॉर्म है, ऐसे ही लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, बिलोंग टू होल नंबर एक्स लेस देन 10, ठीक, ऐसे लिखी जाती है। अब क्या कह रहे हैं हमने कहा एक वेरिएबल लिया जो कि ग्रुप के हर मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब x की जगह हम 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 10, 1 रखेंगे 1 लेस देन 10, 2 रखेंगे 2 लेस देन 10, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 9 लेस देन 10 ऐसे रखते चले जाएंगे। तो वो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए लिखेंगे x लेस देन 10, और x लेस देन 10 और ये प्रॉपर्टी होती है जो कि लिखी जाती है। जैसे कि हमने कहा कि अ प्रॉपर्टी विच सेटिस्फाइज ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो ये प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई कर रही है होल नंबर्स को। किसको सेटिस्फाई कर रही है, होल नंबर्स को। तो ऐसे लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी यही होती है, इसका कोई रिमार्क नहीं है, इसी तरीके से लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट
नेक्स्ट चीज़ आ रही है यूनिवर्सल सेट। लेकिन यूनिवर्सल सेट समझाने से पहले हम आपको एक बार सबसेट ज़रूर समझाते हैं। पहले सबसेट क्या होता है, ठीक है? पता होगा सबसेट क्या होता है, लेकिन फिर भी बेसिक लेक्चर है तो सब बताना ही पड़ेगा, है ना? तो सबसेट देख लिए पहले क्या होता है। चलिए, if A and B are two sets, if A and B are two sets, then A is said to be the subset of A is said to be the subset of B if every element of A is contained in B, ठीक? क्या होता है, जो हमारा सेट होता है उसी के अंदर से एक टुकड़ा अगर काट लिया जाए तो वो सबसेट कहलाएगा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए कि ये दिया हुआ है बी, ठीक? इसी के अंदर एक टुकड़ा छोटा सा काट लिया ए। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो एलिमेंट इस बी के अंदर होंगे, जो एलिमेंट इस ए के अंदर होंगे वो पूरे के पूरे इस बी के अंदर तो होंगे ही। जो एलिमेंट इस ए के अंदर होंगे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर है 1 2 3 4, तो ये सारे ए के अंदर तो हैं ही, लेकिन बी के अंदर भी तो हैं, तो इसलिए ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। डेफिनेशन से ये पता चलता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी। ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे कि जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर कंटेंट हो, यानी कि ए का हर एलिमेंट 1 2 3 4 पूरा ए जो है वो बी के अंदर है, तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ए इसका मतलब होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 2 3 5 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक? ये है। अब अगर हमें दिखाना है कि ए बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ए के अंदर के जितने एलिमेंट हैं, ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में कितने हैं 2 3 5, वो सारे के सारे बी के अंदर पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं? तो इसलिए ए बी का सबसेट है। क्या है? ए बी का सबसेट है, लिख लीजिएगा। देयरफॉर इफ हियर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी एंड देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये लिख लीजिएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए ए बी का सबसेट है। लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि बी जो है वो भी ए का सबसेट है, ये नहीं हो सकता। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए बी का है, लेकिन बी ए का नहीं है, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं है, ए बी का सबसेट है, ठीक है? बड़ा छोटे के अंदर कंटेंट है, ठीक है? इसका ये मतलब होता है बेसिकली। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिवर्सल सेट। आप देखिए यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इसी से अटैच्ड है, इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया, अब इसके बाद यूनिवर्सल सेट बताऊंगा। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट the sets containing all the elements, the sets containing all the elements of which all
अदर सेट्स, द सेट कंटेनिंग, ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कंटेन हो और बाकी जो सेट हो वो उसके सबसेट हो। तो सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑल अदर सेट्स, ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट हों और जो बाकी सेट्स हों वो उस सेट के सबसेट्स हों। ठीक, इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे ये मतलब है कि हमारे पास छोटी चीज़ दी होगी, हमें बड़ी चीज़ पता लगाना है। ठीक है, हमारे पास सबसेट दिया होगा, हमें सेट पता लगाना है। ठीक है, जैसे सबसेट दिया हुआ है, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है सबसेट, अब हमको ये पता लगाना है, ऐसे करना पड़ेगा। इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, आ जाएगा समझ में, ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सब यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट दिया हमारे पास, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ठीक, ये एक सबसेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबसेट दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि इसका सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट बताइए। ये सेट, ये सबसेट दिया हुआ है ना, इसके हमको कह रहा है कि अब आप यूनिवर्सल सेट बताइए। तो यूनिवर्सल सेट कैसे निकालेंगे? देखिए, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है कि अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स, ऐसा सेट निकालें कि जिसके अंदर ये तीनों तो हो ही और जो बाकी सेट हो वो भी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट कहलाएं। तो ठीक है, पहली बात ये बताइए, ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये क्या हैं? ये सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं, सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं। तो इसलिए सीधे सीधे कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सिटीज़ ऑफ इंडिया, सिटीज़ ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे पास छोटी चीज़ दी थी, सबसेट दिया था, उससे हम सेट पे चले गए। क्या दिया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो ये क्या है? सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो सिटीज़ ऑफ इंडिया के अंदर तो ये आ ही जाएंगी। तो यही तो कह रहा है, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो इसके अंदर ये तो आएगा ही। यानी कि अगर ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वो बी के अंदर होंगे, सिटीज ऑफ इंडिया में ये तीनों भी पाए जाएंगे। तो इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये बात समझ में आई? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये समझ में आ गया हमें, ये देख लिया हमने। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ तक देखा। एक चीज़ और देख लीजिए, उसके बाद फिर क्लोज करता हूँ वीडियो को। अगर हमसे कोई कह दे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसेट्स होते कितने हैं ये देख लें पहले, है कि नहीं? पता होना चाहिए सबसेट्स कितने होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं सबसेट्स। उसी से आपको एक रिमार्क भी बताएंगे सबसेट का। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है, और दिया हुआ है बी इज इक्वल टू वाई जेड एक्स। ठीक, तो सबसेट कैसे निकाले जाएंगे? सबसेट निकाले जाएंगे, बता ये छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। हमारे पास कोई सेट दिया हुआ ए है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, 2 की पावर n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हमें? 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होंगे टोटल। कितने होंगे? 8 सबसेट होंगे। कैसे निकाले जाएंगे? देखिए,
ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू वाई जेड एक्स, हम ये बता रहे थे आपको, सीधे सीधे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम ये बता रहे थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स 8 होंगे। ठीक, हमेशा जो एक सबसेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है हमेशा। क्या कह रहे हैं हम? एवरी सबसेट इज ऑलवेज अ सबसेट of itself. every subset is always a subset of itself, यानी कि हर कोई भी सबसेट होगा वो अपने आप का सबसेट ज़रूर होगा, चाहे कुछ हो जाए। ये बात बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सबसेट तक पढ़ा, हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट पढ़े, हम लोग ने सेट थ्योरी का बेसिक जाना, है ना। तो अब अगले लेक्चर में हम आपको जो मॉडर्न अलजेब्रा का आगे का टॉपिक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।